अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलाक़ाई खबरों के साथ मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे साहम खबर के साथ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आला सतह पर मुदाखलत करके और मुज़ाकरात के लिए एक आला इख्तियारती कमेटी को नामज़द करके एक बेहतरीन कदम उठाया है। अब सूरत हाल को बेहतर करने की जिम्मेदारी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की है। अगर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश का मुस्बत जवाब ना दिया तो इसमें कोई शक नहीं रह जाएगा कि एक्शन कमेटी की क़यादत का एजेंडा कुछ और है। इसी हवाले से हम जानेंगे, तज्जिया निगार हैं इस वक्त हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन हुसैन थेबो साहब। हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आला सतह पर मुदाखलात करके और मुज़ाकरात के लिए एक आला इख्तियाराती कमेटी को नामज़द करके एक बेहतरीन कदम उठाया है। देखिए जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये फौरी तौर पे एक आला सतही इजलास के तहत ये एक मुदाखलत करके और उन्होंने मुज़ाकरात के लिए एक आला सतही एक कमेटी बनाई है। अब वो कमेटी जाके निगोशिएट करेगी जो वहाँ पे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी है। अब ये सारी जिम्मेदारी आती है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कि वो बैठें और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरह से टीम बनाई है उनके जो भी मसाइल हैं वो हल होंगे। अगर वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इस वक्त हेजिटेट करती है या वो नहीं बैठते हैं तो फिर ये सीधी तौर पे ये हमें इसके इशारे मिलेंगे कि वो किसी बैरूनी मुदाखलत के तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं। वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है। अगर अवाम के नुमाइंदे हैं तो अवाम की जितने पॉइंट्स हैं वो कमेटी के सामने रखें और अपने मसाइल हल कराएं और पुरअमन तरीके से उन मसाइल का हल निकलना चाहिए जो वज़ीर-ए-आज़म साहब भी चाहते हैं और जो हमारी यहाँ से कमेटी गई है उनका भी जो इख्तियार है वो पुरअमन तरीके से उसको हल करने के लिए है। लिहाजा जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो इस वक्त जिम्मेदार है कि वो बैठ के बात करें और इस मसले का हल की तरफ जाएं, ना कि उसको किसी बैरूनी मुदाखलत के जरिए अनरेस्ट पैदा करें। जी बिल्कुल, अब सूरत हाल को बेहतर करने की जिम्मेदारी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की है। तज्जियाकार हुसैन थेबो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नौशहरों, फिरोज, पनुआकिल, ठरी मीरवा, उमरकोट, रतुडेरा, दादू और ठट्ठा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एम्प्लॉयज अलायंस की कॉल पर एहतजाज जारी है। सरकारी मुलाजमीन ने स्कूल्स, अस्पतालों और दफातर की तालाबंदी और काम का बॉयकॉट जारी है। एहतजाजी रैलियां और धरने मुख्तलिफ शहरों में जारी हैं जहां खवातीन मुलाजमीन की भी बड़ी तादाद शरीक है। मुलाजमीन ने 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के सामने धरना देने का ऐलान किया। मुजाहिरीन का कहना है कि पेंशन, ग्रुप इंश्योरेंस और दीगर मुतालबात के तस्लीम ना होने की सूरत में पूरे सिंध में हड़ताल की जाएगी। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के मरकजी अहदेदारान भी मुलाजमीन के हुकूक के लिए सरगर्म हैं। तो दूसरी जानिब बोकाड़ा के नवाही इलाके बंगला गोगीरा के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक माँ और बेटे की शनाख्त जहीर और नजीरा बीबी के नामों से हुई है। एबटाबाद केपीके हुकूमत की जानिब से सरकारी कॉलेजेस की निजकारी के खिलाफ तलबा सड़कों पर निकल आए हैं। तलबा ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और तदरीसी अमल का बॉयकॉट किया है। हुकूमत के फैसले को इल्म दुश्मन करार दिया। तलबा का हुकूमत से निजकारी के फैसले को वापस लेने का मुतालबा, जबकि मुजाहिरीन का कहना था कि टीचर क्लासेस नहीं ले रहे, हम कहाँ जाएं। उधर नौशहरा के इलाके जहांगीरा से निजामपुर जाने वाली फ्लाइंग कोच अड्डा इंतजामिया की जानिब से बंद कर दी गई है। अड्डे की बंदिश के खिलाफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स और मालिकान ने एहतजाज करते हुए मेन जीटी रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। सड़क बंद होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मियां चन्नू में पुलिस अफसरान के खिलाफ संगीन इल्जामात पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीएसपी जमशेद अकरम भट्टी की मुद्दत में एसएचओ इकबाल शाह, सब इंस्पेक्टर खालिद और मुहर्रर थाना छपकलना मंजर को नामजद मुलजिम बनाया गया है। मुल्तान हाईकोर्ट के बैलिफ ने कार्रवाई के दौरान हवालात से शहरियों को बरामद किया, जबकि शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हवालात में रखने का इंकशाफ हुआ है। बैलिफ की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दिया है। मुकदमा दर्ज होते ही एसएचओ इकबाल शाह, तफ्तीशी अफसर खालिद और मुहर्रर को फौरी तौर पर मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया गया है।
रुख करते हैं ओकाड़ा का, जहां पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम डीसी ऑफिस ओकाड़ा में पैरा फोर्स की परेड मुनक़िद हुई है, जिसमें पैरा फोर्स के 56 जवानों ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कमांडर पीर अहमद उस्मान जावेद ने परेड का मुआयना किया और फोर्स को अवामी खिदमत, कानून पर अमल दरामद और नज़्म ज़ब्त के साथ फ़राइज़ अदा करने की हिदायत जारी की। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि पैरा फोर्स अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। खबर शामिल करेंगे साहिवाल से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी की बाबे वाला चौक दीपालपुर बाजार में 5 शॉप पर कार्रवाई करते हुए 3000 ममनुआ गुटखा तल्फ कर दिया गया है और 5 शॉप मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि गुटखे का इस्तेमाल मुंह और गले के कैंसर का बायस बनता है। नौजवान को चाहिए कि गुटखे के इस्तेमाल से परहेज करें। और नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध का शहर डहर की सनतों के हवाले से मशहूर है। यहाँ मुकामी सतह पर एक ही कंपनी सेहत आमा, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। राहिब सोमरू की रिपोर्ट देखिए। सनती इदारों का शहर कहा जाता है, जहाँ यूरिया, खाद, बिजली और मुतादिद शुगर मिल्स समेत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कायम हैं। तहसील में मुल्क की सबसे बड़ी गैस और ऑयल फील्ड कंपनी की जानिब से मुकामी सतह पर समाजी फलाह बहबूद के लिए अरबों रुपए के मंसूबे भी जारी है। इस हवाले से तहसीलदार और शहरियों ने कहा, अगर इसी तरह सब कंपनीज CSR बजट शफाफ तरीके से किया जाए तो लोगों की काफी मुश्किलात हल हो सकती है। ऐसी ही दीगर कंपनीज करे तो शहर बेहतरीन हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट में जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो काम कर रही हैं, वो CSR में अच्छे काम भी हो रहे हैं और उससे ये कि उसको बेहतर और शफाफ बनाने की भी जरूरत है। हुकूमत सिंध ने हमें कोई भी स्कूल नहीं दिया, ना कोई बच्चियों के लिए गर्ल्स स्कूल दिया है, कोई भी सहूलत हमें नहीं दी है। एनर्जी कंपनी की बड़ी मेहरबानी है, जिसने हमें स्कूल दिए हैं और रास्ते दिए हैं, जहाँ पे हमारे बच्चे आने जाने में मुश्किलात नहीं होती और हमारे बच्चे पढ़ते हैं। इलाका मकीनों ने जिला इंतजामिया और हुकूमत सिंध से अपील की है कि कंपनी के CSR मंसूबों पर आला सतह पर जिला इंतजामिया और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन सकलैन अब्बास के साथ राहिब अली सोमरू, GTV न्यूज़ ढरकी। करते हैं हैदराबाद का, जिसका पहला और वाहिद खवातीन मेडिकल कॉलेज, जहां इल्म, मेहनत और ख्वाबों की ताबीर के 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं। विमेन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में सिल्वर जुबली की तकरीबात का आगाज हुआ तो खुशी, फखर और कामयाबियों की एक रोशन दास्तान रकम हुई। 400 से ज़ायद तलबा में डिग्रीज तकसीम की गई। मजीद जानते हैं सरदार यासिर की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में 25वीं कॉन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब में 400 से ज़ायद तालिबात को MBBS और BDS की डिग्रियां दी गईं। मेहमान खुसूसी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ियाउल हक ने फारिगुल तहसील तालिबात में डिग्रियां और गोल्ड मेडल्स तकसीम किए। उनका कहना था कि जब हमने इस इदारे की बुनियाद रखी तो ख्वाब यही था कि खवातीन को मेयारी तिब्बी तालीम फराहम की जाए। आज वो ख्वाब हकीकत बन चुका है। ये 25वां बैच हमारा निकल रहा है। ये सिल्वर जुबली है हमारे कॉलेज की, और एक ज़माना था जब फर्स्ट ईयर में बच्ची आई थी और आज 25 बैच निकल रहे हैं यहाँ से। इस मौके पर तालिबात के वालिदैन ने भी अपनी खुशी का इजहार किया और इदारे के असातिज़ा और इंतजामिया की काविशों को भरपूर सराहा। इतनी अच्छे तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है, हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे पेरेंट्स को जितना इन्होंने रिस्पेक्ट दिया है, थैंक टू ऑल ऑफ देम। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ अरेंजमेंट किए, पेरेंट्स को बड़ी रिस्पेक्ट दी, बच्चों को बड़े रिस्पेक्टफुली डिग्रीज दी हैं और गेस्ट ने बड़ा एक रिस्पेक्टफुली बिहेवियर का डिमॉन्स्ट्रेट किया है और हम उनको इसमें कंग्रेचुलेशन कहते हैं। निजी शोबे में खातीन के लिए मेडिकल कॉलेज का क़याम किसी कारनामे से कम न था। 25 सालों में इदारे ने हज़ारों तालिबात को तालीम और तरबियत और एक बेहतर मुस्तकबिल दिया। आज उनकी तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स पाकिस्तान के कोने कोने में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। वुमेन मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं बल्कि खातीन के लिए उम्मीद, खुद एतमादी और खिदमत खल्क का इस्तारा बन चुका है। सरदार यासिर, GTV न्यूज़, हैदराबाद। उधर जैकबाबाद का तारीखी विक्टोरिया टावर वक्त की बेरहम धूल में अपनी अफादियत खोता जा रहा है। माजी की अजीम यादगार अब ज़बू हाली का शिकार है। मज़ीद जानते हैं गौस बख्श की इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद का दिल टावर रोड पर वाक़या विक्टोरिया टावर सन 1887 में ब्रिगेडियर जनरल जॉन जैकब ने अपनी बहन मलका विक्टोरिया को गोल्डन जुबली के मौके पर तोहफे के तौर पर बनवा कर दिया था। ये टावर 8 फुट चौड़ा और 60 फीट बुलंद है। इस शानदार घंटे घर की घंटे की आवाज हर 1 घंटे में 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी, जो आज खामोश हो चुकी है। ये कदीमी घंटा घर शहर के वासियों के लिए वक्त के तयन करने का जरिया भी था। दौर में बना हुआ था, इस पे मतलब टाइम बताते थे, घंटियाँ चलते थे। अब
اب اس پہ نہ کوئی توجہ ہے، یہ دن پر دن زبون حالی کا شکار ہو جا رہا ہے۔ جیک آباد میں وکٹوریہ ٹاور ہے، یہ انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے، ابھی اس کی جو ہے بلڈنگ ساری زبون ہو رہی ہے۔ اس تاریخی وکٹوریہ ٹاور کی اندرونی خوبصورتی قابل دید ہے۔ اس گھنٹہ گھر کے گھنٹے کی آواز سن کر لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث آج یہ اپنی خوبصورتی اور شناخت کھوتا جا رہا ہے۔ یہی گھڑیال تھا جو پورے شہر کو 1 گھنٹے کے بعد اٹھاتا تھا، بجتا تھا۔ آج بجنے تو اپنی جگہ، لیکن وہ گرنے کے قریب آ رہا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ ان کو صاف ستھرا رکھا جائے اور اس کی مرمت کی جائے۔ کا نشانی بھی یہی وکٹوریہ ٹاور ہے۔ ہمیں یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے اس کے ٹائم ٹیبل پہ ہمارے گوٹھ میں یا شہر میں آدمی روزے بھی اسی کے گھنٹی کی وجہ سے کھولتے تھے، اس ٹائم یہ فعال تھا۔ شہری حکومت اور آثار قدیمہ کے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس تاریخی اثاثے کو بچانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اگر توجہ نہ دی گئی تو یہ ٹاور ماضی کا حصہ بن کر رہ جائے گا۔ کیمرامین اصغر کے ساتھ غوث بخش، GTV نیوز، جیکب آباد۔ خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے، جہاں پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام بلوچستان کرکٹ ٹورنامنٹ کا شاندار آغاز ہو چکا ہے۔ ایونٹ میں چمن، کوئٹہ، خاران اور خضدار سمیت صوبے کے 6 اضلاع شامل ہیں۔ خضدار کے 10 سے زائد اسکول کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں الطاف حسین باجوئی۔ کے زیر اہتمام کرکٹ ایونٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بلوچستان کے 6 اضلاع کے اسکول کے بچوں نے ٹورنامنٹ میں حصہ لیا۔ خضدار جناح اسپورٹس کمپلیکس میں کھلاڑیوں نے صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ نوجوان کرکٹرز کے مطابق PCB کی جانب سے ضلعی سطح پر ایسے ایونٹس کا انعقاد خوش آئند اقدام ہے۔ آج PCB کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے اور ہمیں بہت خوشی ہو رہا ہے، ایسے مواقع ہمیں مل رہے ہیں اور امید ہے ایسے ٹورنامنٹس آگے بھی ہوں گے۔ اور جیسا کہ ابھی میچ چل رہا ہے، اس کو سارے نوجوان اس کو بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ اور آج میچ چل رہا ہے گورنمنٹ ہائی اسکول ماڈل پبلک کے درمیان اور سن رائز کے درمیان۔ اس موقع پر شہریوں نے کہا، خضدار سمیت بلوچستان کے دیگر اضلاع میں کھیلوں کے فروغ سے نہ صرف صحت مند سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا بلکہ باصلاحیت کھلاڑی سامنے آئیں گے جو مستقبل میں پاکستان کی نمائندگی کر سکیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ الطاف حسین باجوئی، خضدار۔ خبر شامل کریں گے حیدرآباد سے، جہاں دریائے سندھ کوٹری بیراج کے مقام پر پانی کی سطح کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ دریائے سندھ کے بند پر بیٹھے سیلاب متاثرین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پانی کے باعث بچوں میں بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ GTV نیوز عامر زیدی سے۔ عامر، بتائیے کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ نے دریائے سندھ کے کچے میں رہنے والے افراد کو بندوں میں منتقل کر دیا تھا۔ میں اس وقت موجود ہوں کوٹری بیراج کے ڈاؤن اسٹریم کے بند پر۔ ڈاؤن اسٹریم میں اگر پانی کی بات کریں تو 2,70,000 کیوسک پانی جو ہے وہ اس وقت ڈاؤن اسٹریم سے گزر رہا ہے۔ بندوں پر جو لوگ منتقل کیے گئے تھے وہ انتہائی پریشان ہیں۔ میرے ساتھ ایک متاثرین موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ نہ ہمارے کو پلاسٹک ہے، بارش پڑی ہے، ہمارے گھر بھر وہ پہلے سے باہر نکال دیے توڑ کے، باقی پلاسٹک نہیں ہمارے پاس، نہیں کچھ کوئی چیز ہے، نہ ہمارے کو کھانے کو مل رہا ہے، نہ ہمارے کو کوئی ایسا کوئی آ رہا ہے جو ہماری مدد کرے۔ کوئی سب کوئی آتا ہے بس یہ منہ بھر کے چلا جاتا ہے، باقی ہماری کوئی مدد نہیں کرتا ہے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، بارش کے بعد جو ہے بارش کا پانی ان کی جھگیوں میں جمع ہے، ہمیں نہ یہاں پہ کھانا دیا جا رہا ہے نہ دیگر ضروریات دی جا رہی ہیں۔ تو ان کا مطالبہ یہی ہے کہ انہیں دوبارہ جو ہے دریائے سندھ کے کچے میں جو ہے منتقل کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے عامر، آپ کا شکریہ۔ دوسری جانب نوشہر و فیروز کے کچے کے علاقے منجھٹ کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ متاثرہ علاقوں میں محکمہ لائیو اسٹاک کی جانب سے قائم کیے گئے ایمرجنسی کیمپ خالی پڑے ہیں اور وہاں کوئی عملہ موجود نہیں ہے۔ مزید جانتے ہیں نوشہر و فیروز سے ہماری نمائندے محمد عادل عباسی سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں نوشہر فروز سے گزرنے والے دریائے سندھ کے کچے نیو منجٹ بچا بند پر۔ اگر بات کریں یہاں پر سیلابی صورتحال کی تو تاحال درمیانی درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے دعوے کیے جاتے ہیں کہ یہاں پر ریلیف کیمپ قائم کی گئی ہے اور یہاں پر جو ہے ان کو ٹینٹ اور راشن پہنچایا گیا ہے اور یہاں پر جو ریسکیو ٹیم ہے وہ موجود ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے یہاں پر، نہ ہی کوئی لائیو اسٹاک کا کوئی عملہ نظر آ رہا ہے یہاں پر۔ جب ہماری ٹیم نے جو کیمپ وزٹ کیا تو پورا خالی کیمپ یہاں پر موجود ہے۔ علاقے مکینوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر ضلع انتظامیہ اور سندھ حکومت کو چاہیے فوری طور ان کو ریلیف دے کر ان کو جو ہے ریلیف دیا جائے۔ عادل، آپ کا شکریہ۔ دوسری جانب بھاول نگر میں دریائے ستلج کے سیلاب سے متاثرہ افراد نہ صرف گھروں سے بے گھر ہوئے بلکہ اپنی فصلوں اور زرعی زمین کے نقصان کی وجہ سے قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شیخ زمان مقصود سے۔ شیخ زمان، بتائیے۔
आज बिल्कुल दरिया सतलुज की बड़ी जो तबाहकारियां हैं वो सामने आने लगी हैं। बड़ा सैलाबी रेला तो गुजर चुका है, लेकिन जो है मुतासिरीन वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुतासिरीन की जो है लाखों एकड़ पर खड़ी जो फसलें हैं वो दरियाबुर्द हो गई हैं। वो मुतासिरीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। गलू फिर रहे हैं बिल्लू का बस्ती बादर के दरियाशियां हैं। दरिया ने सैलाब की वजह तो साढ़े रकबे डिग पे, यानी कि टिब्बे वज गए, फसलें बुड़ गई, घर तबाह हो गए, बहुत नुकसान होया है। तो अस इस वास्ते आए जी, मेहरबानी की जाए बैंक दे जी, असा करजाइयां हैं तो कोई मेहरबानी की जाए, साडा तावन किया जाए, भाई सानू माफ किया जाए। बस आप इधर क्यों आए हैं, क्या लेने के लिए आए हैं? इस वजह तो आए हैं भाई, चलो दरखास्त दे एसी साहब को दरखास्त दे दे जो साडे ते मेहरबानी करें, साडे ते जो करते हैं माफ किया जाए। इनका कहना है कि कोई पटवारी, कोई लोग हमारे पास वहाँ नहीं पहुँच रहे, सर्वे नहीं किया जा रहा, तो इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इनका यही मुतालबा है हुकूमत से कि हमारे जो कर्जे हैं वो माफ किए जाएं।